हेलो गाइस, आप सभी को हरीश का प्यार भरा नमस्कार। और सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि अब तक आपको पता चल ही गया होगा, एक बार शुरू में मैं आपकी 1-2 मिनट खर्च ज़रूर करूँगा। आपको पता चल ही गया होगा कि मेरा जो पुराना चैनल था उदय क्लासेज वो हैक हो चुका है, और इसी वजह से मेरी उस चैनल पर जो है वो लाइव क्लास नहीं हो पा रही हैं। आपकी सेवा के लिए फिर से एक नया चैनल क्रिएट किया है एग्ज़ाम हैकर के नाम से, जिस पर आपको ये वीडियो मिल ही गई है। तो प्यारे बच्चों, मेरा आपसे एक ही कहना है कि YouTube की कंडीशनों के मुताबिक अगर हम बात करते हैं तो जब तक मेरे चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर नहीं हो पाएंगे तब तक मैं लाइव सेशन लेकर के आपके सामने नहीं आ सकता हूँ। जब तक मैं आपको ऑफलाइन वीडियो शूट करके दे ही रहा हूँ, और मैंने पॉलिटी स्पेशल बैच इस पर स्टार्ट किया है। तो मेरा आपसे यही कहना है कि जितना जल्दी हो सके आप इस चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर पूरे कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। जो आपके साथ के नए स्टूडेंट हैं उनको बताइए कि वो वाला चैनल जो है उदय क्लासेज, जो मेरा पुराना चैनल था, वो मेरे हाथ से निकल चुका है। बात बाकी अब जितनी भी क्लास हुआ करेंगी वो सब मेरी इसी एग्ज़ाम हैकर नामक चैनल पर हुआ करेंगी। और आप समझदार भी हो, उम्मीद भी करता हूँ आप बहुत तेज़ी से इस चैनल को ग्रो करेंगे, बहुत तेज़ी से चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर पूरे करेंगे, जिससे मैं लाइव सेशन को लेकर के आपके सामने आ सकूँ। क्योंकि ये भी बात आप अच्छे तरीके से जानते हो कि लाइव सेशन में जो कमेंट साथ के साथ चलते हैं और जितनी भी प्रॉब्लम होती हैं वो सारी की सारी आपके कमेंटों के द्वारा पूछ ली जाती हैं। और उस क्लास को पढ़ाने का, लाइव क्लास को कराने का आनंद एक अलग होता है, और ऑफलाइन वीडियो शूट करने में थोड़ी सी नर्वसनेस आती है। तो बस फटाफट से वीडियो को शेयर ज़रूर करें, चैनल को जो नए हैं वो सब्सक्राइब करें, क्योंकि उदय क्लासेस चैनल जो पुराना था उस पर मैं काम नहीं कर पाऊँगा। काफ़ी मशक्क़त के बाद उस चैनल को मैं रिकवर नहीं कर पाया हूँ, और इस पर मैंने जो शुरुआत की है वो इंडियन पॉलिटी की है, भारतीय राज व्यवस्था की मैंने शुरुआत की है। और ये अपने आप में एक स्पेशल बैच रहेगा इंडियन पॉलिटी का। आप किसी भी एग्ज़ाम में जाते हैं जहाँ इंडियन पॉलिटी आती है, उस तरीके से इस बैच को कवर किया जाएगा कि उस इंडियन पॉलिटी से आया हुआ आपका कोई भी क्वेश्चन न बचे। प्यारे दोस्तों, जिस तरीके से आपने मुझे पुराने चैनल पर प्यार दिया उदय क्लासेस पर, ठीक उसी तरीके से उस प्यार को यहाँ भी बरकरार बना करके रखिए। और जैसे ही मेरे 1000 सब्सक्राइबर जितनी जल्दी से पूरे होंगे तो मैं आपको बता दूं कि टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों क्लासों को लेकर के मैं यहाँ पर आऊँगा आपके सामने। चाहे वो जीके में पॉलिटी हो, चाहे वो इकोनॉमी हो, चाहे वो जियोग्राफी हो, चाहे इंडियन हिस्ट्री हो, चाहे वो एडवांस मैथ हो, चाहे वो अर्थमेटिक मैथ हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो इंग्लिश हो, सारी क्लास आपकी होंगी। लेकिन वो क्लास मैं आपको लाइव सेशन में ही दे सकता हूँ। जब तक लाइव आने की कंडीशन मेरी पूरी नहीं हो पाएंगी तब तक मैं लाइव सेशन के बिना उन सभी क्लासों को नहीं दे पाऊँगा। और मैं बता दूँ आपको कि इस चैनल पर मैं टेक्निकल भी स्टार्ट करने वाला हूँ। टेक्निकल का मेरा मतलब है चाहे वो एयरफोर्स का है, IIT नीट के लिए मैथ की क्लास, बायो की क्लास, केमिस्ट्री की क्लास, फिज़िक्स की क्लास, ये सारी क्लास मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। बस आपसे मेरा एक ही अनुरोध है कि जल्दी से जल्दी जो यूट्यूब की कंडीशन है 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने की, जब आप लाइव आ सकते हैं उनको फटाफट से आप पूरा कीजिए और वीडियो को दबा करके शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को पता चल सके कि उदय क्लासेस चैनल वाली जो क्लास हुआ करती थी लाइव, वो अब एग्ज़ाम हैकर नामक चैनल पर हुआ करेंगी। और ये बात आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि एक चैनल जो मैंने बनाया है एग्ज़ाम हैकर, बहुत सारे चैनल एग्ज़ाम हैकर के नाम से हैं, लेकिन आप देख लेना कि मेरी फ़ोटो जो है वो लगी हुई है मेरे चैनल पर। तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें, जिससे कि मैं लाइव आपके सामने आ सकूं। और दूसरी बात मुझको ये कहनी है कि हालांकि ऑफलाइन क्लासों में आपके कोई भी कमेंट्स या कोई भी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उन प्रॉब्लम्स को कमेंट्स के ज़रिए आप मेरे पास तक पहुँचाएँ। मैं प्रत्येक बच्चे का एक एक कमेंट्स पढ़ रहा हूँ। अगर कोई भी समस्या है, किसी भी क्वेश्चन पर कोई भी समस्या क्लास करने के बाद आपको लगता है कि ये मेरी प्रॉब्लम है, तो उसे कमेंट में मुझे ज़रूर लिख करके भेजें। और कमेंट पढ़ने के बाद में जो अगली क्लास होगी, जो अगली क्लास में अपलोड करूँगा, उस क्लास में सबसे पहले उन प्रॉब्लम्स को बताऊँगा, उसके बाद उस क्लास की शुरुआत करूँगा। और उम्मीद करता हूँ कि ये काम आप बखूबी निभाएंगे, बखूबी ये काम आप करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक उसी तरीके से प्यार मुझे देते रहिए। बाद बाकी आप समझ सकते हो कि नुकसान तो मेरा भी काफ़ी हुआ है,
और जो कंटिन्यूटी वहाँ पर थी क्लासों की, जितनी क्लास वहाँ पर हो रही थी, लगभग 450 क्लास मेरी वहाँ पर हो चुकी थी। उस वजह से आघात तो मुझको भी पहुँचा है और काफ़ी नुकसान भी हुआ है, इकोनॉमी नुकसान भी मुझे यहाँ पर हुआ है। लेकिन कोई नहीं, कुछ ना कुछ अकल ज़रूर आती है टक्कर खाने के बाद में। तो उम्मीद करता हूँ कि आप ये इस काम बखूबी मेरे साथ करेंगे अच्छे तरीके से। और जैसा कि आपको पता है कि स्पेशल इंडियन पॉलिटी को लेकर के हम उपस्थित हुए हैं इस चैनल पर, तो सबसे पहले मैंने इंडियन पॉलिटी की शुरुआत की है। और इंडियन पॉलिटी में आपको पता चल ही रहा होगा कि एक क्लास हमारी हो चुकी है, लेक्चर 1 हमारा हो चुका है, लेक्चर 2 आज हम आपका कंप्लीट करा देते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि हम इंडियन पॉलिटी में सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, भारत का संवैधानिक विकास को हम कवर कर रहे थे। और जब हम भारत का संवैधानिक विकास कवर कर रहे थे तो एक क्लास में हमने बिल्कुल मूलभूत ढांचे को, संविधान के को बताया, जो इससे पहली क्लास हुई थी। अब भारत के संवैधानिक विकास के बारे में बात करते हैं तो ये हम पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि जैसे ही भारत में अंग्रेज़ों का आगमन हुआ तभी से भारत का संवैधानिक विकास भी क्या हो गया, प्रारंभ। और लास्ट क्लास में प्यारे भाइयों हमने जो कवर किया था वो 1757 का बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी का युद्ध हमने कवर किया था। और उस प्लासी के युद्ध में बात करते हैं तो प्लासी का युद्ध रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल का जो नवाब हुआ करता था सिराजुद्दौला, उसके बीच में लड़ा गया था, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव जो था वो बंगाल का गवर्नर था और बंगाल के गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को 1757 के बैटल ऑफ प्लासी में क्या कर दिया, पराजित कर दिया। उसके बाद निर्णायक युद्ध जो हुआ अंग्रेज़ों के बीच और भारतीयों के बीच वो 1764 ईस्वी में हुआ, जिसे जाना जाता है बैटल ऑफ बक्सर के नाम से, जो हमने लास्ट क्लास में कवर कर ही लिया था। जो भारत की ओर से 3 शासकों के द्वारा लड़ा गया और अंग्रेज़ों की ओर से जो नेतृत्व कर रहा था वो हेक्टर मुनरो नेतृत्व कर रहा था। और भारत की ओर से जो 3 शासक थे उनमें शाह आलम सेकंड जो एक मुग़ल शासक हुआ करता था, मीर कासिम जो बंगाल का उस समय नवाब हुआ करता था, और शुजाउद्दौला। देखिए सिराजुद्दौला नहीं कह रहा हूँ मैं, शुजाउद्दौला कह रहा हूँ, क्योंकि सिराजुद्दौला जो था वो उस समय बंगाल का नवाब था और शुजाउद्दौला के बारे में अगर हम बात करते हैं तो वो उस समय अवध का नवाब हुआ करता था। तो शाह आलम सेकंड जो एक मुग़ल एम्पायर था, मीर कासिम जो बंगाल का नवाब हुआ करता था और शुजाउद्दौला जो अवध का नवाब हुआ करता था, तीनों के द्वारा मिलकर के 1764 ईस्वी में बैटल ऑफ बक्सर हुआ, जिसमें अंग्रेज़ों की ओर से जो नेतृत्व कर रहा था वो हेक्टर मुनरो कर रहा था। और हेक्टर मुनरो ने इन तीनों के तीनों शासकों को पराजित कर दिया। और पराजित करने के बाद में सन 1765 ईस्वी में ट्रेटी ऑफ इलाहाबाद हुई, इलाहाबाद की संधि हुई। और इलाहाबाद की संधि में यह तय हुआ कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा प्रांतों में जो टैक्स लेने के अधिकार थे वो अंग्रेज़ों को प्रदान कर दिए गए और संपूर्ण बंगाल पर अंग्रेज़ों ने अपना अधिकार कर लिया। और सारा का सारा रेवेन्यू जो स्टार्ट कर दिया वो अंग्रेज़ों ने अपने हाथों से बंगाल के अंतर्गत सारा का सारा रेवेन्यू जो है वो क्या कर दिया, प्रारंभ कर दिया। और पिछली क्लास में प्यारे बच्चों हम यहीं तक पहुंच चुके थे। लेकिन इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आज की क्लास का प्रारंभ जैसे ही बंगाल को संपूर्ण को अधिकार में ले लिया अंग्रेज़ों ने और सारा का सारा रेवेन्यू जनरेट करना स्टार्ट कर दिया, उसके बाद में 1765 से लेकर के 1772 ईस्वी तक की अगर हम बात करते हैं तो जम करके लूटा गया बंगाल को। और उस समय बंगाल का गवर्नर जो हुआ करता था वो रॉबर्ट क्लाइव हुआ करता था। और रॉबर्ट क्लाइव ने डायरकी को अप्लाई कर दिया, बंगाल के अंतर्गत द्वैध शासन प्रणाली को क्या कर दिया, अप्लाई कर दिया गया। तो यहाँ पर अब प्यारे बच्चों सबसे पहले कल की क्लास को ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं कि 1765 से लेकर के 1762 ईस्वी तक बंगाल को जम करके लूटा गया। और उस समय जो बंगाल का गवर्नर हुआ करता था, उस समय बंगाल का जो गवर्नर हुआ करता था, बंगाल का गवर्नर हुआ करता था रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव ने द्वैध शासन प्रणाली को अप्लाई किया 1765 से लेकर के 1762 ईस्वी तक। अर्थात कहने का मतलब क्या हुआ कि 7 ईयर्स तक की अगर हम बात करते हैं तो 7 साल तक जम करके बंगाल को लूटा गया गवर्नर ऑफ बंगाल रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। और डायरकी को अप्लाई कर दिया गया बंगाल में। तो यहाँ पर आप प्यारे बच्चों ध्यान रखेंगे, डायरकी को अप्लाई किया गया। डायरकी लगा दी गई बंगाल में। अब बात आती है डायरकी का मतलब, तो आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे द्वैध शासन प्रणाली।
द्वैध शासन प्रणाली को लागू कर दिया गया बंगाल के गवर्नर के द्वारा, रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। और द्वैध शासन प्रणाली का मतलब यहाँ पर आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि द्वैध शासन प्रणाली को जब अप्लाई किया गया था रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा, तो उसका रीज़न क्या रहा उसको मैं आपको बता दूं कि द्वैध शासन प्रणाली का मतलब क्या होता है। द्वैध शासन प्रणाली का मतलब होता है कि इसके अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी जो है भारत में शासन कर रही थी, और जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में जब शासन कर रही थी, या दूसरे शब्दों में ईस्ट इंडिया कंपनी, हालांकि 1773 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में अगर हम बात करते हैं तो रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो बना करके भेजा गया था, जिसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो है वो सीधा सीधा इन्वॉल्वमेंट दिखाया था। लेकिन ड्यूअल की के बारे में अगर हम बात करते हैं कि जिस समय बंगाल का गवर्नर हुआ करता था रॉबर्ट क्लाइव, तो उसने द्वैध शासन प्रणाली की यहाँ पर शुरुआत की। और द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत करने का रीज़न क्या था वो भी मैं आपको बता दूं कि 1757 ईस्वी में, जो कि हमने पिछली क्लास में कवर किया था, उसमें बैटल ऑफ प्लासी हुआ। जरा ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। 1757 ईस्वी में बैटल ऑफ प्लासी हुआ, और प्लासी का जो युद्ध हुआ था, इस प्लासी के युद्ध में यह जो लड़ा गया था वो रॉबर्ट क्लाइव, और रॉबर्ट क्लाइव उस समय कौन हुआ करता था? बंगाल का नवाब हुआ करता था। उस समय बंगाल का गवर्नर हुआ करता था रॉबर्ट क्लाइव। और यह जो युद्ध लड़ा गया था 1757 का बैटल ऑफ प्लासी, वह रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था। और सिराजुद्दौला के बारे में अगर हम बात करते हैं तो यह भारतीय इतिहास का 1757 का बैटल ऑफ प्लासी का युद्ध सबसे कम समय में समाप्त हुआ था, सबसे छोटा युद्ध यह बोला जाता है। उस समय सिराजुद्दौला की अगर हम बात करते हैं तो सिराजुद्दौला का उस समय आर्मी चीफ जो हुआ करता था, क्योंकि उसका रीज़न है कि सिराजुद्दौला को यहाँ पर जो हार का सामना करना पड़ा वह इसी के व्यक्तियों के द्वारा यहाँ पर इसको हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि सिराजुद्दौला का उस समय जो आर्मी चीफ हुआ करता था वह मीर जाफ़र नाम का एक व्यक्ति हुआ करता था, जिसके बारे में आपने सुना ही होगा। मीर जाफ़र नाम का एक व्यक्ति हुआ करता था और इसका एक मिनिस्टर हुआ करता था। इसका सेनापति मीर जाफ़र हुआ करता था और इसका मिनिस्टर जो मंत्री हुआ करता था वो राय दुर्लभ हुआ करता था। तो इसका एक मिनिस्टर जो हुआ करता था वो हुआ करता था राय दुर्लभ। तो यहाँ पर 1757 में बैटल ऑफ प्लासी में सिराजुद्दौला के आर्मी चीफ, सेनापति, मिनिस्टर, मंत्री यानी मीर जाफ़र और राय दुर्लभ यहाँ पर रॉबर्ट क्लाइव के साथ में मिल गए थे। और रॉबर्ट क्लाइव के साथ में मिलने के कारण ही यहाँ पर सिराजुद्दौला को ये युद्ध जो है वो क्या करना पड़ा था? हारना पड़ा था। और इसी बात से खुश होकर के रॉबर्ट क्लाइव ने यहाँ पर जो आर्मी चीफ मीर जाफ़र था, उस आर्मी चीफ मीर जाफ़र को, जो सिराजुद्दौला का आर्मी चीफ हुआ करता था, उस मीर जाफ़र को यहाँ पर बंगाल का क्या बना दिया गया? नवाब बना दिया गया। अर्थात रॉबर्ट क्लाइव का साथ दिया गया था आर्मी चीफ मीर जाफ़र के द्वारा। सिराजुद्दौला को यहाँ पर धोखा दिया था उसी के आर्मी चीफ, सेनापति, मिनिस्टर, मंत्री ने। इसी वजह से खुश होकर के रॉबर्ट क्लाइव ने इस आर्मी चीफ मीर जाफ़र को यहाँ पर क्या बना दिया? बंगाल का नवाब बना दिया। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे, बंगाल का नवाब जो बना दिया गया सिराजुद्दौला को हराने के बाद में, वो किसको बना दिया गया? तो प्यारे बच्चों ध्यान रखेंगे, मीर जाफ़र को। बंगाल का नवाब मीर जाफ़र को बनाया गया। किसके द्वारा बनाया गया? तो यहाँ पर ये बात आपको पता चल गई होगी कि रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। और यहाँ पर ड्यूअल की अप्लाई कर दी गई रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। अर्थात कहने का मतलब क्या हुआ कि जब रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा डायर की बंगाल में अप्लाई कर दी गई तो उसका मतलब हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में अपना शासन कर रही थी, एक तो बंगाल जितना भी धनी और संपन्न राज्य हुआ करता था उसके मुताबिक ही ड्यूअल की को यहाँ पर अप्लाई किया गया था रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। और उसका ड्यूअल की का मतलब यहाँ पर द्वैध शासन प्रणाली का मतलब प्यारे भाइयों केवल यही हुआ कि एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल के लोगों से यहाँ पर टैक्स वसूला करेगी, और जो कोई भी बंगाल का लोकल रूलर था उसका भी काम यही था कि वह भी बंगाल के अंदर जो है वो टैक्स को वसूलेगा, रेवेन्यू को क्या करेगा? वहाँ से जनरेट करेगा। तो कुल मिलाकर के इस डायर की के तहत रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा 2 टैक्स अप्लाई किए गए। उनमें से पहला टैक्स जो जाएगा वो ईस्ट इंडिया कंपनी को सीधा जाएगा,
और दूसरा जो वहाँ का लोकल रूलर होगा वो वहाँ पर उस टैक्स को वसूलेगा। और यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे, जब रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को पराजित किया तो सिराजुद्दौला को जो मिनिस्टर राय दुर्लभ हुआ करता था, राय दुर्लभ को वहाँ का लोकल रूलर नियुक्त किया गया रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। तो यहाँ पर राय दुर्लभ को लोकल रूलर बनाया गया। जब लोकल रूलर बनाया गया, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी की शर्त यहाँ पर रख दी गई कि राय दुर्लभ जितना भी टैक्स यहाँ से जनरेट करेगा बंगाल से, उसका 81% जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को देगा, बाद बाकी वो बंगाल के लिए ही रहेगा। तो यहाँ पर जम करके लूटा गया 1765 से लेकर के 1762 ईस्वी तक। और यह 7 साल तक की लूट को ही, इस 7 साल तक की लूट को ही भारत की लूट कहा जाता है, या हम कह सकते हैं लूट ऑफ इंडिया। यानी दूसरे शब्दों में इसी को हम कहते हैं लूट ऑफ इंडिया, अर्थात इसी को बोला जाता है भारत की लूट। क्योंकि ये बात आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि इस समय काल में भारत का सबसे संपन्न राज्य ही बंगाल हुआ करता था, और बंगाल को लूट करके बिल्कुल खाक में मिला दिया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा यहाँ पर द्वैध शासन प्रणाली को अप्लाई करने के बाद में। और इसी बात के लिए यह 1765 से 1762 की जो 7 साल की लूट रही, जिस समय गवर्नर हुआ करता था बंगाल का रॉबर्ट क्लाइव, इसी को भारत की लूट कहा जाता है, लूट ऑफ इंडिया कहा जाता है। अब यहाँ पर जैसे ही बिना नियम कानून के रॉबर्ट क्लाइव ने भारत को लूटने का या बंगाल को लूटने का आरंभ किया, और जैसे ही यह बात यूरोप कंट्री में पहुंची तो यहाँ पर यूरोप कंट्री ने यहाँ पर विरोध जताना स्टार्ट कर दिया कि अगर भारत को लूटना है तो उसके लिए कोई भी नियम और कानून होने चाहिए जिसके मुताबिक भारत को लूटा जाए। तो इसी बात से बेबस होकर के ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर नियम और कानून बनाने की बात स्टार्ट कर दी, और तभी से भारत का संवैधानिक विकास क्या हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि ब्रिटिश पार्लियामेंट से ही कानून बना करके भारत के लिए भेजा जाने लगा, और उसी को लागू करने का काम था ईस्ट इंडिया कंपनी का। क्योंकि यूरोपियन कंट्री को ये बात पसंद नहीं आई कि बिना किसी नियम और कानून के बंगाल को लूटा जा रहा है, उसके लिए कोई भी नियम और कानून नहीं है। तो इसी बात से बेबस होकर के ब्रिटेन पार्लियामेंट या ब्रिटिश पार्लियामेंट ने यहाँ पर सीधी इन्वॉल्वमेंट दिखाई, और अब ये तय किया ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कि जितने भी नियम और कानून है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट से बना करके भेजे जाएंगे, और उनको ही ईस्ट इंडिया क्या कंपनी जो है वो क्या करेगी, भारत में लागू करेगी। इसके बाद में 1772 ईस्वी में, इसके बाद में आप ध्यान रखेंगे 1772 ईस्वी में 1772 में बंगाल का गवर्नर जो बना करके भेजा गया वो वॉरेन हेस्टिंग्स को बना करके भेजा गया। गवर्नर ऑफ बंगाल जो बना करके भेजा गया, वॉरेन हेस्टिंग्स को बना करके भेजा गया प्यारे बच्चों। तो 1772 ईस्वी में बंगाल का गवर्नर ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा वॉरेन हेस्टिंग्स को बना करके भेजा गया, और सबसे पहले ही 1772 ईस्वी में इस वॉरेन हेस्टिंग्स ने आकर के डायरकी को बंगाल से क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। तो ही एबोलिश्ड द डायरकी ऑफ बंगाल इन 1772। ही एबोलिश्ड द डायरकी इन बंगाल, यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि बंगाल से द्वैध शासन प्रणाली का अंत सबसे पहले आकर के बंगाल के अगले गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा कर दिया गया, द्वैध शासन प्रणाली का अंत। तो ही एबोलिश्ड द डायरकी इन बंगाल, बंगाल से द्वैध शासन प्रणाली को हटा दिया गया अगले गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा। और यहाँ पर ये भी बात आप ध्यान रखेंगे कि 1772 की अगर हम बात करते हैं तो प्यारे बच्चों 1772 में जिस समय बंगाल का गवर्नर हुआ करता था रॉबर्ट क्लाइव, उस समय पोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बाय द वॉरेन हेस्टिंग्स, यानी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पद को बना करके तैयार किया गया। तो पोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बाय द
वॉरेन हेस्टिंग्स, वॉरेन हेस्टिंग्स। सत्रह सौ बहत्तर ईस्वी में ही डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का पद बना करके तैयार किया गया, जिस समय भारत बंगाल का जो गवर्नर हुआ करता था वॉरेन हेस्टिंग्स, उसके द्वारा। इसके बाद में प्यारे बच्चों, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया यानी भारत के संवैधानिक विकास की यहीं से आगे के लिए शुरुआत हो जाती है, और यहाँ से आगे के लिए कानून बनना क्या हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपकी समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो यहाँ तक नोट कीजिए। और देखिए, मेरा आपसे एक ही बात का कहना है कि अपने हाथों से नोट्स बनाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाद बाकी आपको नोट्स तो मैं प्रोवाइड करा ही दूंगा, उसमें तो कोई दो राय है नहीं, लेकिन अपने हाथों से जो नोट्स बनाना है, क्योंकि सारी बातें वो नहीं लिखी जा सकती हैं नोट्स में जितना कि बोला जाता है। तो अपने हाथ से नोट्स बनाना सीखें, वो आपके लिए बहुत ही अच्छा और फ़ायदेमंद रहेगा। तो यहीं से आगे के लिए अगर हम बात करते हैं तो यहीं से आगे के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, भारत का संवैधानिक विकास जो है वो क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट हेडिंग हमारी होगी ही क्या, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। यानी कहने का मतलब यहीं से आगे के लिए स्टार्ट होता है भारत का संवैधानिक विकास। तो भारत का संवैधानिक विकास यहीं से प्रारंभ होता है, क्योंकि यूरोप कंट्रीज़ ने यहाँ पर भारत को लूटने में बिना किसी नियम कानून को ब्रिटिशर्स के द्वारा उसका अपोज किया था। उसी वजह से यहाँ पर कानून बनाने के लिए मजबूर हुआ ब्रिटिशर्स को। और यहीं से आगे जब कानून बनने की बात आती है तो यहीं से आपका भारत का संवैधानिक विकास जो है वो क्या हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। अब भारत का संवैधानिक विकास प्यारे भाइयों हम दो चरणों में पढ़ेंगे कि भारत में जो अंग्रेज आए उन्होंने शासन जो करना स्टार्ट किया वो कितने फॉर्मेट में किया। तो प्यारे भाइयों, जैसा कि आप अच्छे तरीके से जानते हैं, भारत में जो अंग्रेज़ों का आगमन हुआ वो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा हुआ। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद में जैसे ही लगने लगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कुछ ज़्यादा गलत कर रही है, जैसे ही ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगने लगा, तो उसके बाद में यहाँ पर दूसरा रूल आ जाता है ब्रिटिशर्स का, जिसे हम पढ़ेंगे क्राउन रूल के बारे में। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि भारत का संवैधानिक विकास जो निर्भर करता है वो अंग्रेज़ों के द्वारा दो हरकतों पर करता है। और उनमें से पहली हरकत क्या है, सबसे पहले हम कवर करेंगे इसमें कंपनी रूल इन इंडिया, भारत में कंपनी का शासन। पहले हम कवर करेंगे इसमें कंपनी रूल इन इंडिया। भारत में कंपनी का शासन, और दूसरा हम करेंगे प्यारे बच्चों क्राउन रूल इन इंडिया। भारत में क्राउन का शासन। दो फेसेज में हमको कवर करना है कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट को, भारत के संवैधानिक विकास को, कंपनी रूल इन इंडिया एंड क्राउन रूल इन इंडिया। एंड क्राउन रूल इन इंडिया, भारत में क्राउन शासन। जैसा कि आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि 1773 से लेकर के 1857 का जो पीरियड रहेगा उसमें हम पढ़ेंगे कंपनी का रूल। और जैसे ही 1857 की क्रांति भारतीयों के द्वारा यहाँ पर प्रारंभ हो जाएगी, उसके बाद में क्राउन के हाथ में सारा का सारा शासन चला जाएगा और भारत में फिर क्राउन रूल स्टार्ट हो जाएगा, जिसको हम कवर करेंगे 1857 से लेकर के 1947 तक। तो 1857 से लेकर के 1947 तक हमको पढ़ना ही क्या है, क्राउन रूल के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले आज की क्लास में हम ये जो प्रारंभ करेंगे वो कंपनी रूल इन इंडिया करेंगे। कंपनी रूल इन इंडिया अर्थात भारत में कंपनी का शासन। भारत में कंपनी का शासन। प्यारे बच्चों जो नए हैं वो मुझे एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि स्पेशल पॉलिटी का बैच है
अगर समझ में आता है तो मुझे हाँ और ना कुछ भी लिख कर के भेजें। आपको क्लास कैसी लगी उसको ज़रूर लिख कर के भेजें मुझे कमेंट बॉक्स में। ज़रूर अच्छे तरीके से अपनी सोच को जाहिर करें, जिससे आपको लगता है कि कोई भी कमी है उसको मैं पूरा कर सकूं। और ये बात आपको पता ही है, बार बार मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो मेरा पुराना चैनल था उदय क्लासेज वो हैक हो चुका है और मेरे हाथों से निकल चुका है। इसी बात के लिए मैंने आपके लिए नया चैनल क्रिएट किया है, आपकी सेवा के लिए, एग्ज़ाम हैकर के नाम से। और फटाफट से इस चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर पहले पूरे कराइए, उसके बाद मैं इस चैनल पर लाइव सेशन में स्टार्ट कर दूंगा, जिसमें टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों प्रकार की क्लास मैं आपको कराऊंगा। तो सबसे पहले हम कवर करेंगे कंपनी रूल इन इंडिया, भारत में कंपनी का शासन, जो कि 1773 से लेकर के चलेगा 1857 तक। और कंपनी रूल इन इंडिया के बारे में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट दिखाना स्टार्ट कर दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। और जिस समय डायरेक्ट यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट दिखाना स्टार्ट किया तो सबसे पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा 1773 में एक एक्ट बना करके भारत में भेजा गया, जिसे जाना जाता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। तो 1773 का सबसे पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक एक्ट बना करके भेजा, जिसे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट बोला जाता है या रेगुलेटिंग अधिनियम बोला जाता है। और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यहाँ पर डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट दिखाना स्टार्ट कर दिया कि अब कुल मिलाकर के ब्रिटिश सरकार के द्वारा ही नियम और कानून ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए बना करके भेजे जाएंगे। और जो नियम कानून बना करके भेजे जाएंगे, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी उन्हीं नियम और कानून को लागू करेगी। और क्वेश्चन बनता है कि जिस समय 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पारित करके भेजा गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, उस समय पीएम और ऑफ ब्रिटेन, अगर हम बात करते हैं कि उस समय प्राइम मिनिस्टर कौन था, पीएम ऑफ ब्रिटेन की अगर हम बात करते हैं तो पीएम ऑफ ब्रिटेन उस समय लॉर्ड नॉर्थ हुआ करता था। ब्रिटेन का पीएम जो था वो कौन था, तो आप ध्यान रखेंगे लॉर्ड नॉर्थ उस समय ब्रिटेन का कौन था, पीएम था। और यहाँ पर जो पीएम ऑफ ब्रिटेन बनाकर के तैयार किया गया था लॉर्ड नॉर्थ, वो किसकी सलाह पर बना करके किया गया था, तो प्यारे बच्चों ध्यान रखेंगे एक सीक्रेट कमेटी का गठन किया गया, एक सीक्रेट कमेटी का गठन किया गया, या दूसरे शब्दों में हम उसको बोल सकते हैं प्यारे भाइयों गुप्त समिति का गठन किया गया। और इस गुप्त समिति की सलाह के अनुसार ही पीएम ऑफ ब्रिटेन लॉर्ड नॉर्थ को चुना गया। और इस सीक्रेट कमेटी का जो काम था, गुप्त समिति का जो काम था, वह काम केवल यही था कि जो कोई भी कानून बना करके तैयार करेंगे, ये समिति जो है कानून बना करके तैयार करेगी। और इसी समिति के बनाए गए कानून जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास भेजे जाएंगे और ईस्ट इंडिया कंपनी उन्हीं कानूनों को भारत में लागू करेगी और अपना जो है वो शासन चलाएगी। और ये बात आप अच्छे तरीके से जानते भी हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में 3 प्रेसिडेंटियों में व्यापार किया करती थी, कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे। कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे 3 प्रेसिडेंटियों में खुल करके व्यापार करना स्टार्ट कर दिया था, कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे। और सीक्रेट कमेटी जो गुप्त समिति थी, इस गुप्त समिति के तहत सबसे पहले 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में जो बना करके भेजा गया, वो ये बात बना करके भेजा गया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी 3 प्रेसिडेंटियों में व्यापार किया करती थी, कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे, इन तीनों प्रेसिडेंटियों में इनके जो गवर्नर हुआ करते थे वो अलग अलग हुआ करते थे। लेकिन इसकी सीक्रेट कमेटी गुप्त समिति के मुताबिक जो तीनों प्रेसिडेंटियों में व्यापार किया करती थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उनके सभी के सभी गवर्नरों को, जो बंगाल का गवर्नर हुआ करता था, उसके अधीन कर दिया गया। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में जो अलग अलग गवर्नर हुआ करते थे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, उन तीनों के तीनों गवर्नरों को जो स्वतंत्र रूप से कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में शासन कर रहे थे, उनको अधीन कर दिया गया बंगाल के गवर्नर के। तो बंगाल के गवर्नर के यहाँ पर क्या कर दिया गया, अधीन कर दिया गया।
यानी कहने का मतलब कि जो कोई भी तीनों प्रेसिडेंटियों में, कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में जो कोई भी प्रशासन चला रहे हैं, जो बंगाल के नहीं बल्कि कलकत्ता के नवाब, मद्रास के नवाब और बॉम्बे के जो नवाब हुआ करते थे, वो सब अभी जो काम करेंगे वो बंगाल के गवर्नर के अधीन ही काम करेंगे। इसी वजह से गवर्नर ऑफ बंगाल बिकेम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि जो बंगाल के गवर्नर का पद हुआ करता था, जैसे ही कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे तीनों प्रेसिडेंटियों को अधीन, तीनों प्रेसिडेंटियों के गवर्नरों को अधीन कर दिया गया बंगाल के गवर्नर के, तो उस बंगाल के गवर्नर के पद को बढ़ा दिया गया और गवर्नर ऑफ बंगाल जो हुआ करता था वो बिकेम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। यानी कहने का मतलब गवर्नर ऑफ बंगाल जो हुआ करता था उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया। बंगाल का गवर्नर जनरल, उसका पद जो है वो उच्च कर दिया गया। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है मेरे प्यारे बच्चों, लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल पूछ ले, या तो आपसे लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल पूछ ले, या फिर आपसे पूछ ले कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, या आपसे क्या पूछ ले, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल आपसे पूछ ले। तो ये बात आपको पता ही चल रहा होगा कि लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल जो हुआ करता था वो वॉरेन हेस्टिंग हुआ करता था, और फर्स्ट गवर्नर जनरल का पद जो दिया गया वो भी वॉरेन हेस्टिंग्स को दिया गया। तो या तो आपसे एग्जाम में पूछ ले कि बताइए बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था, तो वो भी वॉरेन हेस्टिंग्स था, और उसी पद को बढ़ा करके जैसे ही कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे तीनों प्रेसिडेंटियों के गवर्नरों को इसके अधीन कर दिया गया बंगाल के गवर्नर के, तो उसी गवर्नर के पद को बढ़ा दिया गया और गवर्नर जनरल पद बना दिया गया। अर्थात बंगाल का अंतिम गवर्नर और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल जो होगा वो कौन होगा, तो नॉर्मल सी बात है वो होगा वॉरेन हेस्टिंग्स। तो वॉरेन हेस्टिंग्स जो है वो बंगाल का अंतिम गवर्नर और बंगाल का ही प्रथम गवर्नर जनरल बन करके तैयार हो गया। और इसके बाद में प्यारे बच्चों जो महत्वपूर्ण बात हुई वो क्या हुई, साथ की साथ नोट्स जो है वो आप बना करके तैयार करना। और प्यारे भाइयों, अगर आपकी कोई भी समस्या है उसे कमेंट बॉक्स में मुझे लिख करके ज़रूर भेजना। अगर आप इंडियन पॉलिटी मुझसे पढ़ रहे हैं तो मैं उम्मीद करूंगा कि किसी भी तरीके का कोई भी पॉइंट जो है वो नहीं छोड़ा जाए, और जो कोई भी आपको मिलता है देखने के लिए कि ये हमारी प्रॉब्लम है, तो उसको आप ऑफलाइन है ये बिल्कुल वीडियो, आप ऑफलाइन मुझे कमेंट कर सकते हैं, और आगे की क्लास में उस कमेंट का सॉल्यूशन देने के बाद ही, जितने भी कमेंट्स आपके होंगे उन सब का सॉल्यूशन देने के बाद मैं क्लास को स्टार्ट करूँगा। वीडियो आपको कैसी लगी, क्लास आपको कैसी लगी, ये बात आप मुझे सभी कमेंट बॉक्स में बताएंगे, जितने भी वीडियो देख रहे हैं। जो आज इस क्लास में दूसरी में डायरेक्ट दूसरी को देख रहे हैं उनसे मेरा एक ही बात के लिए कहना है कि वो जाकर के सबसे पहले पहली क्लास को अटेंड करें। और आज मैं इसकी प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दूंगा, ठीक है, इंडियन हिस्ट्री की। क्लास कैसी लगी, कहाँ से कौन सा पॉइंट समझ में नहीं आया, उसको एक बार कमेंट बॉक्स में जाकर के मुझे कमेंट ज़रूर करें प्यारे भाइयों, ठीक है। इसी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत अगर हम बात करते हैं, सत्रह सौ तिहत्तर के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत अगर हम बात करते हैं तो प्यारे भाइयों, जैसा कि आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही 1774 ईस्वी में सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश्ड इन इंडिया, भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई, जो कि कहाँ पर हुई, कलकत्ता में हुई। तो इसी एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1774 ईस्वी में भारत में सबसे पहला सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया गया था। वो कहाँ पर किया गया था, तो वो किया गया था कहाँ पर, तो आप ध्यान रखेंगे कलकत्ता में। तो सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश्ड इन
कलकत्ता। तो 1774 में सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई कहाँ पर? कलकत्ता में। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। और इस 1774 में भारत में जब सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई तो यहाँ पर 4 न्यायाधीशों को नियुक्त किया गया। सबसे पहला जो एक चीफ जस्टिस हुआ, चीफ जस्टिस जो मुख्य न्यायाधीश अंग्रेजों के द्वारा जो नियुक्त किया गया, वह मुख्य न्यायाधीश कौन था? सब जानते हैं, लॉर्ड एलिजा एम्पे। लॉर्ड एलिजा एम्पे जो है वो सबसे पहला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट में। और 3 अदर जजेज, 3 अन्य न्यायाधीश को नियुक्त किया गया, जिनमें से वो कौन कौन थे कौन नहीं जानता। सबसे पहले लॉर्ड हाइड, दूसरा जो न्यायाधीश था वो लॉर्ड चैम्बर्स, और तीसरा जो न्यायाधीश नियुक्त किया गया वो लॉर्ड लिमनेस्टर। तो 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई कलकत्ता में, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश जो था लॉर्ड एलिजा एम्पे और 3 अदर जजेस की नियुक्ति की गई अंग्रेजों के द्वारा, जिसमें से लॉर्ड हाइड, लॉर्ड चैम्बर्स एंड लॉर्ड लिमनेस्टर। लेकिन यहाँ पर आप प्यारे बच्चों ध्यान से एक बात ज़रूर याद रखेंगे कि जैसे ही 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई तो यहाँ पर सिविल, क्रिमिनल, नेवी और रिलीजियन, सिविल, क्रिमिनल, एक सेकंड, सिविल, क्रिमिनल, नेवी एंड रिलीजियन, यानी सिविल का मतलब आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। सिविल का मतलब सिविल, क्रिमिनल का मतलब अपराधी, और नेवी के बारे में अगर हम बात करते हैं तो नेवी का मतलब तो आप समझते ही हैं, नेवी का मतलब नेवी। और रिलीजियन की बात करते हैं तो रिलीजियन का मतलब आप समझते हैं धार्मिक। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि जितने भी फैसले हुआ करते थे सिविल के, अपराधी के, नेवी के और धार्मिक के, वो सारे के सारे सुप्रीम कोर्ट के हाथ में चले गए। और यहाँ पर अब पावर कम होने लगी किसकी? वॉरेन हेस्टिंग्स की। तो वॉरेन हेस्टिंग्स की जब यहाँ पर पावर कम होने लगी तो यहाँ पर आप प्यारे बच्चों ध्यान रखेंगे कि पावर कम होने के साथ साथ ही यहाँ पर वॉरेन हेस्टिंग्स ने अपने पद का यहाँ पर गलत इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया। और जो वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ करता था उसकी, और जो सुप्रीम कोर्ट था कलकत्ता का उसका जो मुख्य न्यायाधीश था लॉर्ड एलिजा एम्पे, इन दोनों में आपस में दोस्ती हो जाती है। और जो वॉरेन हेस्टिंग्स था वो जिस किसी को भी अपनी मर्जी से सलाह देना चाहता, जो कुछ भी सज़ा दिलाना चाहता था, वह सीधा का सीधा लॉर्ड एलिजा एम्पे से कोई भी उस पर कानून या कोई भी केस लगाने के बाद में जो मन आती थी उसी का प्रयोग करके सज़ा का वो सज़ा लॉर्ड एलिजा एम्पे से, जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश हुआ करता था, सुनवा दिया करता था। और यहाँ पर ऐसा करने पर कुछ लोगों ने इसका विरोध किया कि यह अपने पद का जो है यहाँ पर गलत इस्तेमाल कर रहा है, इस बात का विरोध किया। और इस बात का विरोध मुख्य रूप से जो किया गया वो 3 लोगों के द्वारा किया गया, जैसा कि आप अच्छे तरीके से जानते हैं। उनमें से एक हुआ नंद कुमार, और दूसरे के बारे में कौन नहीं जानता, एक था चैत सिंह, और तीसरा जो नाम था वो था घसीटी बेगम। यानी अगर बात आती है नंद कुमार और चैत सिंह की, तो नंद कुमार और चैत सिंह के बारे में अगर हम बात करते हैं तो यह मीर कासिम के दरबार में, जिस समय मीर कासिम बंगाल का नवाब हुआ करता था, तो नंद कुमार और चैत सिंह जो है वह मीर कासिम के दरबार में कौन हुआ करते थे? मंत्री हुआ करते थे। और अगर घसीटी बेगम के बारे में हम बात करते हैं तो घसीटी बेगम मीर कासिम की मौसी हुआ करती थी।
और यहाँ पर जैसे ही दोस्ती होती है लॉर्ड एलिजा एम्पे और वॉरेन हेस्टिंग्स की, तो जिस किसी को भी चाहे अपनी मर्जी से सज़ा सुनवा दिया करता था। कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश लॉर्ड एलिजा एम्पे से बोल करके। और यहाँ पर जब ये लगने लगा कि यहाँ पर अपने पद का वॉरेन हेस्टिंग्स जो वो गलत इस्तेमाल कर रहा है, तो यहाँ पर सज़ा सुनवा दी गई नंद कुमार चैत सिंह और घसीटी बेगम को, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर विरोध किया था वॉरेन हेस्टिंग्स का। और लॉर्ड एलिजा एम्पे से कहकर के इनको फांसी की सज़ा सुनवा दी गई और इनको फांसी दे दी गई। और 1784 ईस्वी की अगर हम बात करते हैं तो 1784 ईस्वी में यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे नंद कुमार को फांसी दी गई। यानी वॉरेन हेस्टिंग्स ने जो विरोध कर रहे थे वॉरेन हेस्टिंग्स का, उनमें से नंद कुमार को लॉर्ड एलिजा एम्पे से कहलवा करके सज़ा सुनवाने के बाद में 1784 ईस्वी में नंद कुमार को फांसी दे दी गई। और नंद कुमार को फांसी देने के बाद में प्यारे बच्चों यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि जब ये बात ब्रिटिश पार्लियामेंट तक पहुँची तो ब्रिटिश पार्लियामेंट को इस बात का ऐतराज़ होने लगा कि यहाँ पर वॉरेन हेस्टिंग्स जो है वो अपने पद का गलत क्या कर रहा है, इस्तेमाल कर रहा है। तो यहाँ से आगे के लिए प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूँ बहुत ही अच्छी बात कि इस 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो सरकारी कर्मचारी हुआ करते थे, जो सरकारी कर्मचारियों द्वारा जो उपहार लिया जाता था, उस उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे प्रोहिबिशन ऑफ टेकिंग गिफ्ट, प्रोहिबिशन ऑफ prohibition on taking gift by government employees। यानी कहने का मतलब सरकारी कर्मचारियों द्वारा उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इस 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत प्रोहिबिशन ऑन टेकिंग गिफ्ट बाई गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, सरकारी कर्मचारियों द्वारा जो उपहार लिया जाता था उस उपहार लेने पर क्या लगा दिया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया। और यहाँ पर ध्यान रखेंगे इसी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी गॉट ट्रेड राइट नेक्स्ट 20 ईयर। ईस्ट इंडिया कंपनी गॉट ट्रेड नेक्स्ट 20 ईयर, या ट्रेड राइट्स नेक्स्ट 20 ईयर्स। यानी कहने का मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी को इस 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो भारत और पूर्वी देशों में व्यापार करने के एकाधिकार प्राप्त थे उनको 20 साल के लिए और क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। और यहाँ पर इसके बाद में आप एक बात और ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा मैं ऊपर से मिटा देता हूँ, उम्मीद करता हूँ नोट कर लिया होगा। अगर नोट नहीं किया है तो नोट कर लीजिए और यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले भी लिया होगा तो यहाँ से आगे बढ़ता हूँ मैं। और क्या होता है इसके तहत 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, प्यारे भाइयों एक ही बात कहना है कि जल्दी से जल्दी आप इस चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर पूरे करें, उसके बाद लाइव सेशन जिससे स्टार्ट हो सके और ज़्यादा मज़ा आएगा, ठीक है। तो इस 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही 24 कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की नियुक्ति की गई। 24 कोर्ट
ऑफ डायरेक्टर्स की नियुक्ति की गई जिनकी समय अवधि जो हुआ करती थी, टर्म ऑफ सर्विस जो हुआ करता था वो 6 ईयर। इसी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 24 कोर्ट ऑफ डायरेक्टरों को बनाकर के तैयार किया गया, जिनका टर्म ऑफ सर्विस का समयकाल जो हुआ करता था वो 6 साल हुआ करता था। लेकिन प्यारे बच्चों यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में जितनी भी कमियां रह गई थी उन कमी को पूरा करने के लिए 1781 में एक अमेंडमेंट एक्ट संशोधन अधिनियम भेजा गया। 1781 में ब्रिटिश पार्लियामेंट से पारित करने के बाद में एक अमेंडमेंट संशोधन अधिनियम एक्ट यानी भेजा गया 1781 का, उसे बोला जाता है 1781 का अमेंडमेंट एक्ट, या हम कह सकते हैं संशोधन एक्ट का मतलब आप अच्छे तरीके से जानते ही हैं, अधिनियम। इस 1781 के अमेंडमेंट एक्ट, इसको संशोधित अधिनियम को दूसरे शब्दों में एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है, तो इसमें कभी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। एक्ट ऑफ सेटलमेंट या अमेंडमेंट एक्ट 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में जो कोई भी कमियां रह गई थी उन कमियों को पूरा करने के लिए एक और अधिनियम बना करके भेजा गया था 1781 में, जिसे अमेंडमेंट एक्ट संशोधन अधिनियम या एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से जाना जाता है। और इसको बंगाल जुडिकेयर एक्ट भी कहा जाता है, ये भी बात आप ध्यान रखना। इसको बंगाल, ये क्वेश्चन पूछा गया है, मुझे याद आ गया है, बंगाल जुडिकेयर अधिनियम भी बोला जाता है। इसको बंगाल जुडिकेयर अधिनियम भी कहा जाता है। तो यहाँ पर ये भी बात ध्यान रखना, बंगाल जुडिकेयर अधिनियम 1781 का अमेंडमेंट एक्ट संशोधन अधिनियम या एक्ट ऑफ सेटलमेंट जो है, इसको बंगाल जुडिकेयर अधिनियम भी कहा जाता है। लेकिन बात आती है कि इसे बंगाल जुडिकेयर अधिनियम क्यों कहा जाता है, तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे एक ब्रिटिश पार्लियामेंट मेंबर, इसको बंगाल जुडिकेयर अधिनियम भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि एक ब्रिटिश पार्लियामेंट मेंबर हुआ, ब्रिटिश पार्लियामेंट मेंबर, एक ब्रिटिश पार्लियामेंट सदस्य हुआ जिसको शायद आप जानते हो एडमंड वर्ग, एडमंड बर्ग। और इस एडमंड वर्ग की सिफारिश पर ही 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में जो कमियां रह गई थी उनको 1781 के अमेंडमेंट एक्ट में पूरा करके इस ब्रिटिश पार्लियामेंट का जो मेंबर था एडमंड वर्ग, उसी के द्वारा, उसी की सिफारिश पर इन कमियों को पूरा कराया गया था। इसी बात के लिए इसको बंगाल जुडिकेयर अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद प्यारे बच्चों नेक्स्ट आप ध्यान रखेंगे 1784 ईस्वी की अगर हम बात करते हैं, 1773 के बाद 1784 ईस्वी में पारित करके भेजा गया ब्रिटिश पार्लियामेंट से पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट। और इस पिट्स इंडिया एक्ट के तहत अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले इस पिट्स इंडिया एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन और व्यापार अलग अलग कर दिए गए, यानी ट्रेड एंड एडमिनिस्ट्रेशन वाज सेपरेटेड, ट्रेड एंड एडमिनिस्ट्रेशन वाज सेपरेटेड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। यानी अब तक व्यापार और प्रशासन को जो चला रही थी भारत में वो ईस्ट इंडिया कंपनी चला रही थी, लेकिन जैसे ही 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट पारित करके भेजा गया तो यहाँ पर सबसे पहला काम जो इसमें किया गया वो किया गया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार और प्रशासन चलाना एक हाथ में था, उन सबको क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया। अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी से प्रशासन और व्यापार अलग अलग किया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी से व्यापार और
प्रशासन को क्या कर दिया गया, अलग अलग कर दिया गया। और उसका अलग अलग करने का प्यारे बच्चों रीज़न ही क्या था, क्योंकि बहुत ज़्यादा घोटाला यहाँ पर चल रहा था। जितने भी ऑफिसर्स थे वो सही तरीके से काम नहीं कर रहे थे। इसी वजह से जो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में व्यापार और प्रशासन चलाने का जो परपथ था उनको अलग कर दिया गया 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। और यहाँ पर आप ये भी बात ध्यान रखेंगे कि राजनीतिक नियंत्रण के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई इसी 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। यानी ए बोर्ड ऑफ कंट्रोल वाज अपॉइंटेड, ए बोर्ड ऑफ कंट्रोल A board of control was appointed in the company for political control. In the company for political control. अर्थात हिंदी में हम इस बात को कह सकते हैं राजनीतिक नियंत्रण के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स, राजनीतिक नियंत्रण के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स की स्थापना की गई। और जब ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई तो प्यारे भाइयों इसमें 6 मेंबर की नियुक्ति की गई, इसमें 6 सदस्यों की नियुक्ति की गई। और 6 सदस्य जो चुने जाया करते थे वो ब्रिटिश क्राउन के द्वारा चुने जाया करते थे। जो ब्रिटिश की महारानी हुआ करती थी उसके द्वारा 6 मेंबरों का चयन हुआ करता था। और इनको जो पावर दी गई थी, जो वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ करता था कि वो अपने पद का या अपना कोई भी डिसीजन या अपना कोई भी कानून बना करके अगर वो तैयार करता है तो ये 6 जो मेंबर्स हुआ करते थे इनके पास में पावर हुआ करती थी कि उसके द्वारा बनाए गए या लिए गए निर्णय को वो रद्द कर सकते हैं। तो इस पर आप बोल सकते हो कि वॉरेन हेस्टिंग्स के कानूनों को रद्द करने की शक्ति जो है वो इन 6 मेंबर्स को दी गई जो ब्रिटिश क्राउन के द्वारा जो है बना करके तैयार किए जाया करते थे। तो यहाँ तक आप नोट कीजिए, अपनी भाषा में नोट्स बनाइए और फटाफट से यहाँ तक क्लास कैसी लगी, जैसी लगी उसके लिए मुझे यहाँ पर आप कमेंट करके बताइए जल्दी से जल्दी। इसके बाद में प्यारे बच्चों ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर वॉरेन हेस्टिंग्स जो है वो लगातार यहाँ पर वॉरेन हेस्टिंग्स जो है वो लगातार अपने पद का गलत इस्तेमाल कर रहा था। और ये 6 मेंबर्स जो थे जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा इनको चुना गया था वॉरेन हेस्टिंग्स की देखरेख करने के लिए कि ये अपने पद का कहीं गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रहा है। और जैसे ही यह 6 मेंबरों के द्वारा सूचना पहुंचती है ब्रिटिश पार्लियामेंट में तो ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा वहाँ से रिटर्न कर लिया जाता है वॉरेन हेस्टिंग्स को और उस पर इम्पीचमेंट लगा दिया जाता है। तो यहाँ पर ये भी क्वेश्चन बनता है कि बताइए ऐसा कौन सा भारत का गवर्नर जनरल या बंगाल का ऐसा कौन सा गवर्नर जनरल हुआ जिस पर इम्पीचमेंट लगाया गया, महाभियोग लगाया गया। और महाभियोग के बारे में अगर हम बात करते हैं तो महाभियोग उसके पद से हटाने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, इम्पीचमेंट कहलाती है, जिसको हम आगे की क्लासों में क्या करेंगे प्यारे बच्चों कवर करेंगे। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे इन 1785 1785 ईस्वी में वॉरेन हेस्टिंग्स रिटर्न बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट वॉरेन हेस्टिंग्स रिटर्न बाय
ब्रिटिश पार्लियामेंट, और ब्रिटिश पार्लियामेंट ने वॉरेन हेस्टिंग्स को भारत से वापस बुला लिया और इस पर इम्पीचमेंट लगा दिया गया। महाभियोग की प्रक्रिया लगा दी गई, महाभियोग इस पर लगा दिया गया। और महाभियोग का मतलब प्यारे बच्चों ध्यान रखेंगे, उसको उसके पद से हटाने की क्रिया जो है वो क्या कहलाती है, महाभियोग कहलाती है। और ये सारी की सारी कंडीशन हम आगे के लिए पढ़ेंगे। जिस तरीके से भारत में जो राष्ट्रपति का पद होता है उस पर इम्पीचमेंट लगाया जाता है, ठीक उसी तरीके से वॉरेन हेस्टिंग्स पर इम्पीचमेंट लगा दिया गया, महाभियोग लगा दिया गया। और यहाँ पर फिर 20 साल कंप्लीट हुए, और 20 साल कंप्लीट होने के बाद में प्यारे भाइयों इसके बाद में आगे की क्लास जो हमारी होगी वो होगी 1793 का, क्योंकि 85 यहाँ पर आपके 20 साल कंप्लीट हो चुके हैं। अब 1793 का चार्टर एक्ट हम आगे की क्लास में कवर करेंगे। तो कुल मिलाकर के कल जो रहेगी वो वास्तव में जो क्लास रहेगी वो पूरी की पूरी संपूर्ण क्लास जो होगी वो संपूर्ण क्लास कंपनी रूल रहेगा हमारे इंडिया में। उसके बाद में जो परसों की क्लास जो अगली नेक्स्ट क्लास आपको मिलेगी वो मिलेगी आपकी क्राउन रूल से स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ से आगे कंटिन्यू जो करेंगे, यहाँ पर 20 साल कंप्लीट होने के बाद में कि वॉरेन हेस्टिंग्स को रिटर्न कर लिया गया ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा, क्योंकि वो अपने पद का गलत इस्तेमाल कर रहा था, और उस पर इम्पीचमेंट लगा दिया गया, उस पर महाभियोग लगा दिया गया। और इससे आगे की क्लास में फिर हम आपसे मिलते हैं, जिसमें हम शुरुआत करेंगे 1793 का चार्टर एक्ट जो पारित करके ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा भेजा गया। तो यहाँ तक आप मुझे इतना कमेंट करके बता देना कि आपको क्लास कैसी लगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो मुझे बताएं, अगर आपको क्लास जो है वो पसंद नहीं आई हो तो भी मुझे बताएं। और मेरा बस यही कहना है प्यारे भाइयों कि मेरा पुराना चैनल जो था उदय क्लासेज वो मेरे हाथ से निकल चुका है। बाद बाकी सब क्लास जो है वो मेरी इसी चैनल पर हुआ करेंगी जिस पर ये आपको क्लास मिली है, एग्ज़ाम हैकर चैनल पर। और जो YouTube की टर्म और कंडीशन है कि 1000 सब्सक्राइबर जब तक पूरे कंप्लीट नहीं होते हैं तब तक हम लाइव नहीं जा सकते हैं। तो फटाफट से जितना जल्दी हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे फटाफट से 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो सकें और जिससे मैं लाइव आपके सामने आ सकूं सभी क्लासों को लेकर के। तो ये हमारा इंडियन पॉलिटी स्पेशल जो है वो बैच चल रहा है। बाद बाकी प्यारे भाइयों फिर मिलते हैं अगली क्लास में। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, और अपना ख्याल रखिए और अच्छे तरीके से मेहनत कीजिए। और उम्मीद करता हूँ ये काम मेरा आप बखूबी निभाएंगे अच्छे तरीके से। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, तब तक के लिए थैंक्स, बाय।